जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है। तो इस वीडियो में मैं अपने 5 साल का निचोड़ बताने वाला हूँ आपको कि अगर मैं उन 5 साल को जीने के बाद आज जो है यूपीएसआई की तैयारी कर रहा होता तो श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए मैं कौन सी स्ट्रेटजी अपनाता। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करना जानते हैं, लेकिन वो कुछ गलत स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहते हैं और उनको खुद नहीं समझ में आता है कि वो गलत स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं और कई सालों से उसी में घूम रहे हैं। उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, उनका समय बर्बाद हो रहा है और कहीं ना कहीं फिर आता है कि यार मेहनत तो मैं करता हूँ, होता क्यों नहीं। तो कहीं ना कहीं वो जो आपके अंदर कमियां हैं, वो जो आपके गलत तरीके हैं, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा और एकदम सटीक तरीका बताऊंगा जिससे आप इस वाली वैकेंसी में जो है श्योर शॉर्ट सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि देखो मेरा मानना है कि दूसरे की गलतियों से सीख लो। अगर तुम खुद गलती कर करके सीखोगे ना तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे और उतने साल बाद तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन, तुम्हारी मेंटल कंडीशन रह जाएगी कि नहीं तैयारी करने की। इसीलिए जितना जल्दी हो सके सही ट्रैक पे आ जाओ, सही स्ट्रेटजी को फॉलो कर लो और मेहनती तो तुम हो ही, मेहनत तो तुम कर ही रहे हो, तो तुम्हारा सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, लाइफ में बहुत आगे चले जाओगे। अदरवाइज अगर इस लूप में फंसे रह गए तो हो सकता है एक दिन हिम्मत टूट जाए, परिवार वाले भी साथ छोड़ दें। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, एक एक टॉपिक उठा के बताऊंगा जो भी यूपीएसआई के सिलेबस में है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अब हम लोग शुरू करते हैं सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले हम लोग जीके की बात करते हैं, जो कि हर एक एस्पिरेंट का दुखती रख है। और मैं जीके को इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि जीके 1 से 2 महीने में तैयार होने वाली चीज़ नहीं है और चूंकि अभी हमारे पास टाइम है, अभी फॉर्म आने में टाइम है, तो हमारे पास बहुत ही अच्छा जो है मौका है कि हम जीके पे कमांड कर सकें। और यकीन मान लो जो जीके पे कमांड कर ले गया वो सिलेक्शन ले जाएगा। क्योंकि आप कभी ऐसा नहीं सुने होंगे किसी एस्पिरेंट की जीके अच्छी है, उसका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा नहीं है, जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है। मैं यूपी पीसीएस और यूपीएससी वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें मैथ और रीजनिंग भी आती है, उसमें जीके किसी बच्चे का अच्छा है, मैथ रीजनिंग अच्छा नहीं है। नहीं, जीके टफ होती है, समझ नहीं आती है, बोरियत होती है, रिटेंशन रेट कम होता है, बहुत ब्रॉड है, इसकी वजह से इसमें नंबर गेन नहीं हो पाते, तो बच्चे इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। मैथ्स रीजनिंग बाकी हिंदी इंग्लिश इन पर ध्यान देते हैं। तो अभी बहुत ही अच्छा मौका है, मैं आपको जीके की स्टडी बता रहा हूँ, खास करके यूपीएसआई के लिए। तो देखो यूपीएसआई में सबसे पहले तो जीके में जो टॉपिक सबसे बड़ा है वो है पॉलिटी। आपका 16 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आज मैं तैयारी करता ना तो मैं वो वाली गलती नहीं करता जो मैं मेरे टाइम पे किया था। मैंने मेरे टाइम पे क्या गलती की, मैंने वनडे एग्जाम के हिसाब से पॉलिटी पढ़ी। ठीक है, वन लाइनर्स पढ़ लिए, जो उसके आर्टिकल्स होते हैं, बेयर आर्टिकल्स, वो रट लिए, इंपॉर्टेंट जो है उसके फैक्ट्स रट लिए। किसी भी रैंडम टीचर को पकड़ लिया और पढ़ने लगा, नोट्स बनाने लगा। और इसमें क्या हुआ कि मुझे बाद में समझ में आया कि पॉलिटी तो बड़ी डीप में आती है। तो मुझे शुरुआत से लेकर लास्ट तक पॉलिटी पढ़नी पड़ी, क्योंकि थोड़ा 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 हर जगह से मैं इकट्ठा करके लास्ट तक आते आते मेरी पॉलिटी अच्छी हुई थी। तो अगर मैं आज तैयारी करता तो मैं सबसे पहले लक्ष्मीकांत को उठा लेता। बहुत सारे लोग लक्ष्मीकांत से डरते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ डरने की जरूरत नहीं है। आगे बताऊंगा कि लक्ष्मीकांत को पढ़ना कैसे। सबसे पहले मैं लक्ष्मीकांत को उठा लेता, क्योंकि लक्ष्मीकांत वन स्टॉप सोल्यूशन है। लक्ष्मीकांत से बाहर कुछ नहीं आता है। लक्ष्मीकांत से बाहर वही चीज़ आएगी जो अमेंडमेंट अभी नए हुए होंगे उस बुक को छपने के बाद। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं किसी एक टीचर को फॉलो करता जिसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट मुझे यूट्यूब पे मिल जाए। ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्या होता है कि कई बार बुक से चीज़ें समझ नहीं आती, तो रेफरेंस के लिए कि अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है तो वीडियो देख लिया, ताकि वो डिफरेंस थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं लक्ष्मीकांत उठाता और मैं टॉपिक वाइज टॉपिक उसको पढ़ते जाता, वीडियो रेफरेंस लेते हुए, और अपना छोटा मोटा नोट्स भी साथ में बना लेता। बुक में तो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट कर ही लेता, उसके साथ साथ छोटा छोटा नोट्स भी बना लेता। उसी के साथ साथ जैसे एक टॉपिक कंप्लीट करता, जैसे मैंने नागरिकता कंप्लीट किया, या फिर मैंने फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट किया, सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट किया, उसके PYQs MCQs साथ साथ जो है करते हुए चलता, ताकि वो पक्का हो जाए। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या यही होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन उसी सेम चीज़ से आता है तो कई क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं, लगता है यार ये तो पढ़े ही नहीं। ठीक है, जबकि वो बुक में ही होता है, हमारे नज़रों से वो स्किप हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे अपना प्रमोशन कर रहे हैं, तो हाँ मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं असली चीज़ दे रहा हूँ आपको। तो अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ आपको हाईलाइटेड लक्ष्मीकांत के कंटेंट मिल जाए, उसी के साथ साथ टॉपिक वाइज PYQs मिल जाए, तो मेरा यूपीएसआई का टेलीग्राम पे जो है डेली टारगेट ग्रुप चल रहा है। 100 रुपये उसका प्राइस है, बहुत ही मिनिमम प्राइस है। उससे जुड़ जाओ, उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। हमारा पॉलिटी का टेंशन खत्म हो गया। अब अगली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं कोर्ट केसेस।
जैसा कि आपने यूपीएससी 2025 की परीक्षा में देखा, हर एक शिफ्ट में लगभग एक क्वेश्चन कोर्ट केस का आया हुआ, किसी किसी में 2 आया हुआ है। ठीक है, तो मैं किसी ऐसे सोर्स की तलाश करता जहाँ पे मुझे शुरुआत से लेके अब तक के जितने पीवाईक्यू या फिर जितने इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस है वो एक जगह मिल जाए। ठीक है, तो वो आपको एक ही जगह मिलेंगे, एएसओ गौरव सिंह टेलीग्राम चैनल पे, और कहीं नहीं मिलेंगे। अगर आप वीडियो पढ़ोगे तो 1 घंटे की वीडियो में किसी ने 4 बता दिया है, किसी ने 6 बता दिया है, और किसी के पीडीएफ में देखोगे तो किसी ने 40 दे दिया, किसी ने 50 दे दिया है। मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे 125 कोर्ट केसेस की पीडीएफ दिया, और इस साल जो 2025 में पूछे गए तो वो भी मेरे पीडीएफ से ही आया था। ये मैंने खुद जो अपने टाइम पे नोट्स बनाए, मेरे पास जो बुक्स थी, ठीक है, जो पीवाईक्यूज पेपर उठा उठा के वहाँ से मैंने फिल्टर आउट करके इसको बनाया है। ठीक है, ये भी आपको मेरे डेली टारगेट टेलीग्राम ग्रुप पे जो है मिल जाएगा। अब अगली चीज़ बात कर लेते हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। देखो, इसके लिए मैं एक रेफरेंस बुक फॉलो करता लूसेंट की। ठीक है, क्योंकि मुझे 5 साल में ये अनुभव हुआ कि लूसेंट से अच्छी कोई बुक नहीं है, लूसेंट से ज़्यादा एरर फ्री कोई बुक नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो भी नई बुक छपती है उसमें बहुत एरर होता है। लूसेंट आदि जमाने की है, उसका 19th एडिशन शायद अभी चल रहा है, तो उसमें एरर नहीं है। ठीक है, उसके डाटा जो है ऑथेंटिक है, किसी न किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से उठाए गए हैं, और उसी के साथ साथ बहुत सारा कंटेंट है। लोग उसको पढ़ते नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में वो बोरियत होती है, क्योंकि फैक्चुअल डाटा उसमें ज़्यादा दिया हुआ है, क्योंकि वो वनडे एग्जाम को ध्यान में रख के बनाई गई है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं है, और पढ़ते नहीं है तो फिर उनको लगता है यार इसमें कुछ है नहीं। जबकि लूसेंट अगर कोई अच्छे से 15-20 बार पढ़ ले तो कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ रेफरेंस बुक में लूसेंट फॉलो करता था, लेकिन इसी के साथ साथ मैं मैराथन वीडियो या फिर टॉपिक वाइज वीडियो भी मैं यूट्यूब से रेफर करता। जैसे जब मैंने जियोग्राफी पढ़ी, तो जब मैं माउंटेन्स पढ़ रहा था या फिर मैं दर्रे पढ़ रहा था, मैं नदियाँ पढ़ रहा था, तो मैंने सुदर्शन सर के मैप्स वाले वीडियो देखे। ठीक है, मुझे वो थोड़ा सा दिमाग में बैठ नहीं जाता जब आप कोई चीज़ मैप से पढ़ते हो। फिर उसके बाद जब आप रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से रिटेन हो जाएगी, और जब आप दोबारा बार बार रिवाइज करोगे तो बार बार आपको मैप देखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल वो बुक पढ़ोगे, पन्ना पढ़ोगे, आपको मैप खुद ही जो है दिमाग में चलने लगेगा। अच्छा, ऐसा ऐसा पढ़ा था, ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। उसी तरीके से अगर मैं हिस्ट्री में मुगल पढ़ रहा हूँ, या फिर मध्यकालीन भारत पढ़ रहा हूँ, सल्तनत काल पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं पीछे जो गुप्त ये तुम्हारा पल्लव वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, तो ये सब मैं चीज़ें पढ़ रहा हूँ, तो इसके मैं मैराथन वीडियो देख लेता अगर मुझे बुक्स उतने अच्छे से क्लियर नहीं होता। लेकिन वो वीडियो देखने के बाद फिर रिविजन में अपने रेफरेंस बुक से करता, क्योंकि रेफरेंस बुक होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपना हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कर लेता। और अगर इन सब की आपको हाईलाइटेड पीडीएफ चाहिए, क्योंकि देखो आप लूसेंट में भी जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें बिना काम की उसमें दी हुई हैं जो कि परीक्षा में नहीं पूछी जाती हैं, और कई बार एक एक टॉपिक को हम 3-3, 4-4 दिन पढ़ते रहते हैं। तो मैंने आपका काम आसान कर दिया, हर चीज़ हाईलाइट कर दी है जो एग्जाम में आते हैं या फिर जहाँ से प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। फालतू चीज़ें आपको पढ़नी नहीं है, वो भी आपको मेरे डेली टारगेट, जो मेरा डेली टारगेट चल रहा है टेलीग्राम पे, उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगली बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। इसके बाद हमारा जीके खत्म हो जाएगा। तो करंट अफेयर के लिए इस पीडी को मैं फॉलो करता, क्योंकि ये मंथली जो है अपडेट हो जाती है, मंथली रिवाइज हो जाती है। तो मैं स्टार्टिंग से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगती, ठीक है, जैसे नियुक्तियाँ हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये मॉक टेस्ट में पूछी जाती है, फिर पेपर में पीवाईक्यूज में आया हुआ है। तो मैं उनको हर मंथली बेसिस पे जो है रिवाइज करते रहता हूँ। मंथ के एंड में अपडेट होती है, मैं नई वाली ले लेता, और यही मैंने अपने टाइम पे किया भी था। मैंने 7-8 महीने की हर मंथ वाइज लेके स्पीडी पढ़ी थी। तो जीके का टेंशन खत्म। अब बात कर लेते हैं हिंदी की। तो देखो, हिंदी में होता है 3 पार्ट, ग्रामर होता है, वोकैब होता है और साहित्य होता है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ग्रामर को ही हिंदी समझते हैं। ठीक है, वोकैब उनको लगता है कि यार कर लेंगे वोकैब। ठीक है, क्योंकि उनको वोकैब का मतलब विलोम और पर्यायवाची समझ में आता है। तो वोकैब में केवल विलोम और पर्यायवाची नहीं है, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो इतनी सारी चीज़ें जो है आपके उसमें वोकैब में आती हैं। कुछ चीज़ों का मैं नाम भी बता देता हूँ, पर्यायवाची है, विलोम है, तत्सम तद्भव है, अव्यय शब्द है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। ठीक है, देशज विदेशज है, मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, आपकी शुद्ध वर्तनी है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो है आपके इस शब्दकोश वाले पोर्शन में, वोकैब वाले पोर्शन में। ठीक है, और एक है साहित्य। तो साहित्य बहुत लोगों को टफ लगता है, साहित्य छोड़ के चलते हैं। तो देखो, मेरा क्या अप्रोच होता है इस टाइम पे, क्योंकि मुझे पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और मेरा माइंडसेट ये है कि मुझे टॉप करना है। क्योंकि अगर मेरा माइंडसेट ये होगा कि मैं एससी कैटेगरी का हूँ, मेरे को इतना ही कटअप लाना है, पिछले साल का मैं देख लेता, या फिर मैं जनरल का हूँ, मेरे को इतना लाना है। ठीक है, तो आदमी की टेंडेंसी होती है, आप खुद कभी सोच करके देखना, अगर आप सोचोगे आज मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, कभी भी आप 10 घंटा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इंसान अपनी जो लिमिट सेट करता है उससे कम ही कर पाता है। ठीक है, तो हमेशा अपनी लिमिट सेट करो कि मुझे टॉप करना, और उसी हिसाब से जब आप पढ़ोगे ना तो आप सिलेक्ट तो कम से कम हो ही जाओगे।
अगर आप केवल सिलेक्शन के लिए पढ़ोगे ना तो हो सकता है आप नीचे रह जाओ, सिलेक्शन तो हो नहीं सकता, यही होगा। ठीक है, तो आपकी देखो हिंदी में 3 सेक्शन है। साहित्य को मैं अभी से साथ साथ लेके चलता। सबसे पहले मैं किसी एक टीचर के प्लेलिस्ट को पकड़ता और उससे प्रॉपर जो है ग्रामर के नोट बना लेता हर एक चैप्टर के, और अपना खुद का नोट्स बनाता। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं किसी एक रेफरेंस बुक को फॉलो करता। अगर अभी मुझसे कोई पूछे तो मैं राजपाल सिंह को जो है फॉलो करता, या फिर मैंने अपने टाइम पे ओमकार नाथ पढ़ी थी, वो भी अच्छी बुक है। और उसी के साथ साथ मैं खुद का नोट्स बना लेता, 2-4 पन्ने भी लास्ट में छोड़ देता ताकि बाद में कोई मिसलेनियस क्वेश्चन मिले तो मैं वहाँ पे नोट कर सकूँ। इसी के साथ साथ मैं डेली वोकैब की प्रैक्टिस करता। ठीक है, मैं डेली 2 से 3 पोर्शन वोकैब का, चाहे पर्यायवाची ले लिया, विलोम ले लिया, मुहावरे लोकोक्तियाँ ले लिया, चाहे पर्यायवाची ले लिया, विलोम ले लिया, वाक्यांश के लिए एक शब्द ले लिया, या फिर जो भी है तत्सम तद्भव ले लिया, शुद्धवर्तनी ले लिया, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय ले लिया, लिंग ले लिया, बहुवचन एकवचन ले लिया। तो जो भी चीज़ मैं उसको प्रॉपर एक दिन 15, 20, 30 डिवाइड कर करके ऐसे ही डेली उसका रिवीजन करता, क्योंकि ये खत्म होने वाली चीज़ नहीं है और इसको हमें खत्म भी नहीं करना और एक बार में याद भी नहीं होगी। तो इसको मैं डेली चैनलाइज करके पढ़ता, फिर वापस आता, फिर से पढ़ता और फिर वापस आता। इसी के साथ साथ साहित्य में अभी से कवर करके चलता, और सबसे पहले मैं PYQs करता, क्योंकि PYQs होते हैं लिमिटेड, एक सेकंड सॉरी, PYQs होते हैं लिमिटेड, हम जल्दी तैयार कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ PYQs के रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अगर राजपाल सिंह बुक की बात करूं तो उसमें 400 से 500 PYQs भी हैं, सबसे पहले मैं उसको निपटाता, क्योंकि मॉक टेस्ट में भी PYQs रिपीट होने के चांसेस अच्छे खासे होते हैं, और मेन पेपर में भी। जब वो मेरा ख़त्म हो जाता फिर मैं स्टार्टिंग से जो है जैसे जैसे चीज़ें उसमें दी हुई हैं उन सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलता। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि साहित्य में केवल नॉर्मल रचना और रचनाकार नहीं है, बहुत सारे अवार्ड हैं, जैसे साहित्य अकादमी हो गया, आपका ज्ञानपीठ हो गया, व्यास हो गया, सरस्वती हो गया, मंगला प्रसाद पारितोषिक हो गया, इंदु शर्मा हो गया, ठीक है, श्लाका पुरस्कार हो गया। ठीक है, उसी के साथ साथ कौन क्या बोला है, महत्वपूर्ण सूक्तियाँ भी आती हैं। ठीक है, कौन सा निबंध है, कौन सा जो है उसका विधा पूछ लेता है। ठीक है, तो कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, संस्मरण है, तो ये सारी चीज़ें भी पूछती है। तो खैर ये सब चीज़ें तो बात की बात है, मिसलेनियस चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं जो है जैसा मैंने बताया आपको PYQs कवर करता, उसके बाद आगे वाले पोर्शन से धीरे धीरे कवर करते हुए चलता। जो अवार्ड मुझे राजपाल सिंह बुक में नहीं मिलता वो मैं खुद से अपने नेट से डाउनलोड करके अपने कॉपी में अपने नोट्स में बना लेता। और अभी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा कि ये सब चीज़ें जो इतना कॉम्प्लेक्स सिलेबस है आपको कहाँ मिलेगा, ये जो मिसलेनियस चीज़ें सर बता रहे हैं, या फिर मैं कैसे एक साथ क्या क्या मैनेज करना है, किसको किसको पहले लेके चलना है, किसको बाद में करना है, तो भाई 100 रुपये फीस है मेरे टेलीग्राम ग्रुप की। लिंक इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा, जाके जुड़ जाओ। डेली एक डायरेक्शन मिलेगा, डेली की स्ट्रेटजी मिलेगी, कंपटीशन मिलेगा, और सोचना नहीं है कि क्या पढ़ना है किस दिन। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या मैक्सिमम यही होता है कि इतना बड़ा सिलेबस होता है, घूम फिर कर आपको जो अच्छा लगता है आप वही पढ़ते रह जाते हो, फिर बाद में जब लास्ट में आप देखते हो तो आपको लगता है कि यार अब मैं इंक्रीज कैसे करूं, मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर ही इंक्रीज नहीं हो रहा, और उस टाइम पे आप जो है केवल माथा पीटते रह जाते हो और कुछ हो नहीं पाता। तो भाई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें ऑलरेडी 3000 बच्चे हैं जो डेली टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, आपसे थोड़ा सा एज में है। बाकी अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, हिंदी की बात होगी, अब हम लोग मैथ्स की बात कर लेते हैं। देखो मैथ्स में अगर मेरा बेसिक कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि मैं अपने 5 साल के अनुभव के साथ बता रहा हूँ, तो मेरा बेसिक कंप्लीट है, लेकिन अगर मेरा बेसिक कंप्लीट नहीं होता तो सबसे पहले मैं किसी ऐसे टीचर को पकड़ता जिसकी पर्सनैलिटी मुझे समझ में आ रही हो, जिसके पढ़ाने का स्टाइल मुझे समझ में आ रहा हो, जिसके पढ़ाने का तरीका मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं उससे हर एक चैप्टर को पढ़ता, उसका प्रॉपर नोट्स बनाता, और उसी के साथ साथ उस पर्टिकुलर चैप्टर के अपडेटेड जो नए पैटर्न के क्वेश्चन है मैं वैसी बुक ले लेता और उसकी 50 से 100 एक चैप्टर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग इसके बाद शिकायत क्या होता है कि चैप्टर पढ़ लिया, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया, फिर भी सवाल नहीं लग रहे। इसलिए नहीं लग रहे हैं क्योंकि आपने जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है वो विदाउट टाइम प्रेशर के किया है। आप एक सवाल को 5 मिनट, 6 मिनट, 10-10 मिनट में सॉल्व किए, लेकिन जब आप मॉक में सॉल्व करते हो तो आपको वहाँ पे टाइम प्रेशर में करना होता है, तो उस टाइम वो नहीं बनते। तो उसके लिए मैं जो है चैप्टर वाइज जो है सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देते हुए चलता। ठीक है, तो ये चीज़ मैं मैथ में करता और मैं अर्थमेटिक और एडवांस दोनों कवर करता। 1-2 चैप्टर जो नहीं आ रहे होते मैं वो भी कवर करता, क्योंकि जो मेरा अनुभव है, जो मैंने देखा है, सिलेबस के हिसाब से यूपीएसआई का पेपर नहीं आता है, वो कुछ ना कुछ इधर उधर से पूछ लेता है। तो मेरा स्ट्रेटजी वही है टॉपर वाला, तो मैं सब कुछ पढ़ के चलता क्योंकि मेरे पास अभी टाइम है। उसी के साथ साथ मैं सब कुछ अगर कवर कर लेता तो मैं सीजीएल जैसे एग्जाम को भी फोकस कर लेता, क्योंकि उसमें मैथ में ट्रिग्नोमेट्री भी आती है, एडवांस मैथ भी अच्छा आता है।
तो मेरा स्कोप थोड़ा सा ये भी रहता है कि मैं अगर किसी और एग्ज़ाम को भी देना चाहूँ, ये एग्ज़ाम मेरा थोड़ा लेट भी हो जाए या फिर बीच में सीजल आए तो मैं उसको भी दे सकूँ। केवल ये नहीं कि इसी पे लग गया हूँ और अगर मेरा किसी और एग्ज़ाम को जिसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है या फिर मैं देना चाहता हूँ तो ऐसा लगे कि मैंने मैथ पढ़ तो लिया है लेकिन उसके वाला मैथ नहीं पढ़ा है, तो इसके लिए मैं ओवरऑल मैथ को जो है कंप्लीट करते हुए चलता। उसी के साथ साथ मैं कैलकुलेशन पे जरूर वर्क करता। मैं टेबल, स्क्वायर, क्यूब, डेसिमल टू फ्रैक्शन, कन्वर्जन वाली वैल्यू, डिस्टिंक्शन, इन सब चीज़ों पे कमांड रखता, क्योंकि ज़माना स्मार्ट अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करने का है, उसी के साथ साथ फास्ट कैलकुलेशन के साथ करने का है, क्योंकि सवाल सबको आता है, उस गिवन टाइम पीरियड में जो सवाल कर लेता है उसी का जो है सिलेक्शन होता है। अगली चीज़ रीजनिंग। अब रीजनिंग में 4 से 5 ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे और उनका नोट्स बनाना पड़ेगा। जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, ठीक है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो गए, आपको स्टेटमेंट बेस्ड जितने क्वेश्चंस आते हैं, आप सोचते हो कि इसके पीछे कुछ लॉजिक नहीं होता, बहुत लॉजिक होता है। अगर आप बिना लॉजिक के करोगे, आप अपना दिमाग लगाओगे तो हो सकता है वो गलत हो जाए, ठीक है, तो उसके पीछे भी लॉजिक होता है। तो उसके लिए मैं उसकी थ्योरी पढ़ता और नोट्स बना लेता, और उसके बाद मैं डेली एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देता, या तो फिर या मैं ऑफलाइन देता या फिर मैं टेक्स्ट बुक पे ऑनलाइन देता, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, एक बार मैं अपना जो 4 से 5 चैप्टर जिसमें मुझे थ्योरी पढ़ने की जरूरत है या फिर नोट्स बनाने की जरूरत है, उसको पढ़ने के बाद अदरवाइज उनके सवाल आएंगे तो आप छोड़ दोगे। जैसे कैलेंडर है, आपको अगर रूल्स नहीं पता तो आप नहीं निकाल पाओगे। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, अगर कॉम्प्लेक्स आ जाए और आपको रूल नहीं पता, फॉर्मूला नहीं पता, तो आप नहीं कर पाओगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप कुछ चीज़ें माइंड में पहले नहीं रखते जो कि रखना चाहिए ध्यान, तो आप गलत करोगे उन टाइप के क्वेश्चन के आंसर्स। ठीक है, तो मैं ये चीज़ करता, और उसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और करता कि अगर मुझे कोई ढंग का गाइडेंस देने वाला मिल जाता जिसके पास एक्सपीरियंस हो इस फील्ड का, तो मैं उसको ज़रूर फॉलो करता, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बीच बीच में हम दूसरे रास्ते पे चले जाते हैं। तो हमें कोई सही रास्ते पे लाने वाला चाहिए, हमें कोई हमारी असलियत और हमें हमारी जो कहते हैं ना कि औकात वो वाली नहीं, ठीक है, जो हम बहुत कई बार उड़ने लगते हैं, तो वो चीज़ कोई हमें बताने वाला हो कि नहीं आपको ऐसा चलना है, आप थोड़ा सा जो है डिफ्लेक्ट हो गए हैं अपने जो है गोल से। तो ये चीज़ मैं ज़रूर से फॉलो करता हूँ। अब आगे हम लोग 2-3 चीज़ों पे और बात कर लेते हैं, जैसे कि जो आपके जीके वाले पोर्शन है उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, क्योंकि आप थ्योरी पढ़ोगे तो भूलोगे। खैर रिवीजन तो उसके बाद भी करना है, लेकिन जब आप पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज लगाते हो तो रिटेन रहती है चीज़ें ज़्यादा टाइम तक। तो उसके लिए पिनाकल की एक बुक आती है, ठीक है, मैंने अभी तक देखा है तो मुझे पिनाकल ही बेस्ट लगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। इसमें आपको टॉपिक वाइज जो भी पीवाईक्यूज है एसएससी एग्जाम्स के, देखो किसी और एग्जाम का तो नहीं पता, एसएससी के कंपाइल्ड पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज इसमें मिल जाएंगे। और एसएससी हर साल बहुत सारे एग्जाम कराती है और बहुत पहले से करा रही है, तो अच्छा खासा क्वेश्चन आपको बंच ऑफ क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जैसे आपने मुगल पढ़ा, मुगल के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपने नदियाँ पढ़ा, नदियों के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपने जनगणना पढ़ा, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़े, उसके जितने भी एसएससी में क्वेश्चन आए हैं अच्छे अभी तक के, वो सारे आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अब अगली चीज़ मूल विधि। तो देखो मूल विधि क्या है ना, मूल विधि टफ है, मूल विधि नया है किसी भी बच्चे के लिए जो इस फील्ड में आ रहा है, और मूल विधि लैंग्वेज बहुत हार्ड है। तो मूल विधि को मैं अभी नहीं पढ़ता, मूल विधि को मैं तब स्टार्ट करता जब आपका फॉर्म आ जाता, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ता है आदमी उसको भूल जाता है, क्योंकि सब में धाराएं हैं, और 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 100 तक, किसी में 400, किसी में 450 ऐसे धाराएं हैं, ठीक है। तो ये मैं अभी नहीं पढ़ता, इसका वेटेज है, इस बार क्वेश्चंस आए भी हैं 2025 में, लेकिन पहले मैं अपने कोर्स सिलेबस को कंप्लीट करता, और जब फॉर्म आ जाता तो मैं इसको किस तरीके से पढ़ता, मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्मॉल एक्ट्स पकड़ लेता, जो भी बंदा जिसको एक्सपीरियंस है, जैसे मैं हूँ चाहे कोई और है, जो भी आपको बता रहा है उस चीज़ को फिल्टर आउट करके 10 से 15 एक्ट को मैं पकड़ लेता और उनके इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को पढ़ता, क्योंकि सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं होते, उनके इम्पॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ता, और उसी के साथ साथ जितने प्रीवियस ईयर में उस एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं या फिर जो बेस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उसको ढूंढने की कोशिश करता। अब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इसके लिए भी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेरा जो टेलीग्राम पे डेली टारगेट ग्रुप पढ़ रहा है चल रहा है, उसमें जुड़ जाओ। मैंने ऑलरेडी अपने पिछले वाले ग्रुप में स्मॉल एक्ट्स की छोटी छोटी पीडीएफ बना दी थी, जिसमें केवल काम के आर्टिकल थे, और उसी के साथ साथ 30 से लेकर 50 पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज की पीडीएफ उसमें अटैच कर दी थी कि पढ़ो सीधे और प्रैक्टिस करो, काम खत्म। क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो रिटेन नहीं रहती चीज़ें, जब आप उसी को एमसीक्यू से प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। उसी के साथ साथ बीएनएस की, बीएनएसएस की मैंने खुद की टाइप की हुई हूँ, लिमिटेड सेक्शंस के साथ पीडीएफ अपने ग्रुप में प्रोवाइड करा दी थी। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप वन स्टॉप सोल्यूशन खोजना चाहते हो तो भाई मेरे ग्रुप से जुड़ जाओ, ठीक है। अब मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी हैं जो आपके काम की हैं। लास्ट में आपको कुछ ज्ञान दे देता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, सुन के जाना, ठीक है, नहीं तो फिर शायद फिर वही गलती करते रह जाओगे। सबको पता है कि सिलेबस क्या है, सबको पता है कि
कंटेंट कहाँ मिलेगा, ठीक है। सबको पता है 50 टीचर पढ़ाते हैं, सबको पता है 50 बुक अवेलेबल है, सब अपने कंटेंट को बेस्ट बोल रहे हैं बस इसी में से फंस जाएगा, ये आएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ गांठ बांध लो, लिमिटेड रिसोर्स, मल्टीपल रिवीजन, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस, बढ़िया से एनालिसिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस अपना आगे का स्टडी प्लान करना है। जो इस चीज़ को समझ गया उसी का सिलेक्शन होगा। उसी के साथ साथ एक चीज़ और, बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड नहीं होना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्ज़ाम कब होगा, आपको नहीं पता एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट कितने दिन बाद आएगा, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि बस मैं आज पढ़ रहा हूँ 2 महीने बाद चीज़ें हो जाएंगी, पता नहीं होंगी कि नहीं होंगी, तो आपको धीरे धीरे चलना है, लगातार मोटिवेटेड रहना है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, 99% लोग ऐसे ही होते हैं, जब फॉर्म आता है मोटिवेट होते हैं, फिर बुझ जाती है उनका मोटिवेशन, फिर जब एग्जाम डेट आता है फिर मोटिवेट होते हैं, फिर बुझ जाती है मोटिवेशन, ठीक है। फिर फाइनली उनका नहीं होता है। सिलेक्शन उसी का होता है जो पहले से ही युद्धाभ्यास करता है, ठीक है। आप किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट से पूछ लेना, उसका सिलेक्शन 1-2 महीने पढ़ने से नहीं हुआ, बहुत महीनों पहले से, जब उसको पता भी नहीं था कि वैकेंसी आएगी, या फिर वो इन सब चीज़ों से परे था, वैकेंसी आएगी आएगी, ये नहीं आएगी कोई और आएगी, लेकिन जब वो तैयार रहेगा तब तो सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करो, अपने आप को उस काबिल बनाओ, लिमिटेड रिसोर्स को फॉलो करो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, ठीक है। कोई भी कुछ रामबड़ नहीं दे देगा आपको, सबका जो कंटेंट है ऑलमोस्ट सेम होता है, सबको अपना चीज़ बेचना है तो सब यही कहेंगे कि मेरा बेस्ट है, मेरा बेस्ट है, मेरा बेस्ट है, सबका बेस्ट है। आप किसी एक को पकड़ लो जिसको आपको समझ में आए और उसी को फॉलो करो, ठीक है, फाइनल से लेकर लास्ट तक। और कुछ चीज़ें जो मैंने बताया उसको समझ लो, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, रोज मोटिवेटेड नहीं रहोगे, किसी दिन आप डिमोटिवेट हो जाओगे, लेकिन 1-2 घंटा कम कर देना उस दिन पढ़ना, लेकिन बकल अप कर जाना। ये नहीं कि 10 दिन लगातार डिमोटिवेट रह गए। हाँ, किसी किसी दिन मेरा भी होता है, मन नहीं करता पढ़ने का, मैं उस दिन नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन हाँ बस उसी दिन, अगले दिन फिर वापस ट्रैक पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो आपको कंटिन्यूअस चलना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए चलना है, आराम से चलना है, लिमिटेड रिसोर्स, मल्टीपल रिवीजन करना है, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, तो 100 रुपये का भाई मेरा ग्रुप है, उसमें जुड़ जाओ। अगर आपको अपनी चीज़ें अपने हिसाब से ही फॉलो करना है तो भी जुड़ जाओ, उससे डायरेक्शन लेते रहना, और जो आपके काम की चीज़ें उसमें मिल जाए उसमें लेते रहना, ठीक है। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जो लोग चैनल को फॉलो नहीं किया, भाई चैनल को फॉलो कर लेना, और जो ग्रुप यूपीएससी का मेरा टेलीग्राम पे चल रहा है उसका लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी मिल जाएगा, मैं कमेंट में भी पिन कर दूँगा, तो आप वहाँ से उसमें जुड़ सकते हो। और अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा कि जुड़ ही जाओ, आपके लिए फ़ायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।